हेलो दोस्तों। कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं और उसके लिए हम जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में हमने अभी तक 1 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। उससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। इस वीडियो में हम करेंगे जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं और ये फिर ये जा रहे हैं यहाँ तक। तो इस वीडियो में हम ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके। और जो मैं वीडियोस बना चुका हूँ या जो आगे बनाऊंगा उन सब का लिंक आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके। देखो दोस्तों, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं, एक इम्पॉर्टेंट बात। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन इनमें व्यूज़ बड़े कम आते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए। अपना सहयोग दीजिए इस चैनल को ग्रो करने में और इन वीडियोस पे व्यूज़ आने में आपका सहयोग ज़रूरी है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आते रहें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। ये क्वेश्चन है, हमने इसके गुणनखंड करने हैं। हमारे पास है 2x² माइनस 7x माइनस 15। इसके हमने गुणनखंड करने हैं। जो मध्य पद होता है उसको विभक्त करके, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो हम पहले इसका और इसका गुणा करते हैं आपस में। क्या आया गुणा करके? 30 आया। 30 के ऐसे दो गुणनखंड करो, ऐसे दो भागों में इसको बांटो कि गुणा करके तो ये आए लेकिन उसको घटा के 7 आना चाहिए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है। अगर ये माइनस है तो माइनस करके 7 आना चाहिए और प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए। तो यहाँ पर 10 गुणा 30, तो गुणा करके तो ये आ रहा है, लेकिन इनको अगर हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये आ रहा है। तो यानी 7 जगह 10 और 3 में वो विभक्त होगा, इसमें बटेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ये हुए 10 और 3। ठीक है, 30 था ना, 10 3। तो ये है यहाँ पे 2x² माइनस, अब देखो इसको हमने बांटना है तो चिन्ह का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना इसमें। ये -10x हुआ और ये +3x होगा -15। और दोबारा देखो, -10 + 3 ये होता है ना -7, बिल्कुल सही। माइनस प्लस का माइनस करते हैं, बड़े का चिन्ह आता है, यानी ये है। अच्छे से इसको देखे समझे। अब यहाँ पर हम ये जोड़े बना देंगे और पहले वाले में से 2x कॉमन है तो अंदर बचा x, यहाँ से बचा और 5 यहाँ से बचा। दूसरे वाले में 3 कॉमन है तो x - 5 है ना, 3 × 5 = 15, ये बच गया है। ये एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो जो एक जैसे हैं उनको बाहर कॉमन ले लो। यहाँ से बचा 2x और यहाँ बचा +3 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन है और हमने यहाँ पर इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो हमारे पास है √6 अपॉन √2 + √3। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये है, देखो अभी ये जो हर है ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है। हमने इसको परिमेय बनाना है, तब हम कहते हैं कि हमने हर का परिमेयीकरण किया है। ठीक है, तो कैसे हमने करना होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये समझ आ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, जो कि दिख रहा है साहब कि ये बड़ा ये छोटा है, तो इसको पहले लिख दो। क्योंकि प्लस में है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस में तो थोड़ा सा ठीक, फिर हमें माइनस में बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर प्लस में है तो इसको अगर आप पलट के लिख देंगे तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी आगे करने में और माइनस वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर बाय द वे आप नहीं भी करना चाहते हो, सीधे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो कि आप इसको सीधे ही ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारों में नहीं पता चलता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, जैसे मतलब एकदम नहीं पता चलता है। जैसे किसी ने 2√3 दे दिया प्लस 3√2, तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है समझने में। तो इसलिए बढ़िया है कि कोई बात नहीं, आप सीधे कर लो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा है इसका बीच में चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो √2 + √3 है, लेकिन हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे
रूट 2 माइनस रूट 3 का। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, इसका इसके साथ हम गुणा करें, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और नीचे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग माइनस इसका वर्ग, है ना। आपको याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह से हो गया है, ओके। अब अगला स्टेप देखो, इसका हुआ इसके साथ गुणा, तो क्या होगा ये रूट 6 दूने 12। इसका इसके साथ गुणा होगा तो 6 × 3 = 18। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो, रूट 12 को हम ब्रेक करेंगे तो ये होता है 2 × 2 × 3। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखो 12 को कैसे तोड़ते हैं। पहले 2 से जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 3 = 6, और फिर 3 से 3 × 3। ऐसे ही 18, 18 है 2 9 में 18, 3 × 9 और 3 × 3, यानी ये है 2 × 3 × 3। और नीचे जो हर है 2 में से 3 गया, -1 आ गया। ठीक, देखो हम क्या करते हैं कि जो ये जोड़े में होते हैं उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये तो है 2√3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3√2, क्योंकि 3 जोड़े में है वो बाहर आ जाएगा, 2 जोड़े में नहीं है तो अंदर रहेगा, अपॉन -1। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये पहले और ये बाद में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से साइन ये ऊपर गया है, नीचे 1 था तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसके हर का परिमेयकरण किया है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, समझ गए आप। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो आकृति दी है, ये फिगर दिया है, इसमें ए सी बराबर है बी डी के, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी। देखिए क्वेश्चन यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो चैप्टर है उससे है, और इसमें यूक्लिड की एक अभिगृहीत लगेगी। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है। देखो पहली बात तो ये है कि एक फिगर बना देते हैं। ABCD, यहाँ पे दिया है कि AC बराबर है BD, और हमने लेकर आने AB बराबर CD। बहुत सिंपल है कि AC में से हम देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक AC है, तो AC क्या है? AC है AB प्लस BC, और BD है BC प्लस CD। है ना भाई, जो AC है वो AB प्लस BC है, और जो पूरा BD है वो BC प्लस CD है। और ये ध्यान रखना, ये भी अभिगृहीत है एक यूक्लिड की, जिसमें कहते हैं कि दो वस्तुएं जब संपाती होती हैं तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो AC है वो संपाती है, संपाती मतलब बिल्कुल इसके ऊपर आ रही है, तो AC बराबर AB प्लस BC आपको दिख रहा है ये बराबर, पर क्यों है? यहाँ पर भी यूक्लिड की एक अभिगृहीत लगेगी कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया कि यूक्लिड की अभिगृहीत के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं।
तो यहाँ पर AC संपाती है AB प्लस BC के और BD संपाती है BC प्लस CD के। तो इसीलिए मैंने इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये लिखा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अब हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ से माइनस करेंगे। AB प्लस BC ये तो ठीक है अपनी जगह पे, और BC प्लस CD ये भी अपनी जगह पर ठीक है। दोनों से माइनस हम करेंगे BC, और हम ऐसे ही नहीं घटा सकते, ये भी यूक्लिड की एक अभिगृहित है कि यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ये यूक्लिड की अभिगृहित है, अभिगृहित 3। ओके, तो वह हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि यूक्लिड की अभिगृहित के अनुसार यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो ये पहले बराबर थे, हमने उनमें से इन बराबरों को घटाया क्योंकि ये भी बराबर है ना। और अब क्या होगा देखो, BC से BC कटा और यहाँ भी BC से BC कटा, तो क्या बचेगा, तो हम कहेंगे कि इसीलिए AB बराबर CD, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसे कौन सी अभिगृहित लगाएं, कैसे ही सिद्ध करें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमने इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित करना है। ओके, तो यहाँ पर जो बिंदु हैं उसमें देखें तो x की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा है -3, सबसे बड़ा है +4, ठीक है। और y में देखें तो सबसे छोटा है -4 और सबसे बड़ा है +2। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये लिखते हैं, नंबर बनाते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर x अक्ष देखो, कभी कभार क्या होता है कि नंबर x वाला बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 है, तो हमें फिर ये ध्यान रखना चाहिए ना कि ये 10 हो आगे 10 तक, लेकिन ऐसा है नहीं, 4 हैं, छोटे छोटे नंबर हैं, तो ये इन सब में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम नंबरिंग देते हैं ठीक है। अब इन बिंदुओं को हम यहाँ पे रखते हैं। तो -3 2 x, देखो ये x है और ये y है, ठीक है। पहला यहाँ पर जो ये बिंदु है, ये पहला x और दूसरा y होता है, x निर्देशांक y निर्देशांक। x है -3 ठीक है, और y है 2, ये है। इसको और इसको मिलाने वाली लाइन कौन सी, तो इसको तो ये है ये लाइन, और इसके वाली ये लाइन है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये बिंदु। तो ये बिंदु है -3 2, ये वाला -2 -3, x -2 है, y -3 है, यानी ये वाला बिंदु। फोर 0, x4 है, y0 है, तो x4 y0 यहाँ पर ये। आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि जब y वाला 0 हो तो वो पक्का x एक्सिस पर होगा, x अक्ष पर, और जब x वाला 0 हो तो पक्का y अक्ष पर होगा। तो जैसे ये y अक्ष पर है, और कहाँ पे, जहाँ पर y -4 है, तो ये है। तो ये जो बिंदु है ये है 0 -4, और ये हो चुका है। ठीक, तो हमने क्या किया है,
इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, रेखाएं और कोण चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दिया है कि ये पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, और हमने सिद्ध करना है, ये चिन्ह यहाँ पर ये प्रिंटिंग गलत हो गई, ये बराबर है, ठीक है, यहाँ पर सही है। पी क्यू एस यानी ये कोण बराबर है पी आर डी इस कोण के, ये हमने सिद्ध करना है। ये दिए हैं और ये बराबर सिद्ध करना है। ओके, तो करते हैं हल। दिया है क्या, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों को प्लस करके 180 अंश आता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बने दो कोण है ये, इनको हम रैखिक युग्म कहते हैं, और इनको प्लस करके 180 अंश आता है। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण, देखो पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये है 180 अंश, और इसका कारण है कि ये रैखिक युग्म है। और ऐसे ही यहां पर है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा। तो यहां पर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये 180 अंश है, और इसका कारण भी सेम है कि रैखिक युग्म है। इसीलिए अब देखो, ये भी 180 और ये भी 180, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। तो क्या किया हमने, क्योंकि ये बराबर है, ये भी 180 है और ये भी 180, तो मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया है। अब यहां पर देखो, यहां पर पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो ये कट सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले इसकी जगह पर ये रखते हैं और फिर काट देंगे अगले स्टेप में। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, पी आर क्यू, क्योंकि ये बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। ये मैं बिल्कुल राइट हैंड साइड जैसी है वैसे ही लिख रहा हूं, कोण पी आर टी। और अब यहां पर ये और ये कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बराबर हैं तो कट जाएंगे ये। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए, अच्छा यहां पर मैंने क्यों ये लिखा है, क्योंकि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये लिखा है पी क्यू आर की जगह पे ये, ठीक है। और अब ये कट गए हैं, तो क्या आ गया है, पी क्यू एस बराबर यहां से बचा पी आर टी। तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये सिद्ध हो चुका है, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसका फिगर गिवन है। दी गई आकृति में रेखाखंड ए बी है, ये एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। तो ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तो जो ए डी है इसका मध्य बिंदु ओ है, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर हैं। और हमने बताना है कि त्रिभुज ए ओ बी ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमने सिद्ध करना है। ओके, तो देखो पहले तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, क्योंकि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसको तिर्यक ले लो, तो फिर क्या होगा कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, इनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो जब ये रेखाएं समांतर होती हैं इस प्रकार से और एक तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, इनको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। और समांतर रेखाओं के केस में एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो इस वजह से ये कोण बराबर हो गए।
ये और ये तो बराबर दिया ही है क्वेश्चन में, और साथ में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी बराबर होते हैं। तो फिर क्या होगा? एंगल साइड एंगल रूल से, एंगल साइड एंगल जो सर्वांग समता का नियम होता है, उससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे सिद्ध। बात समझ आ गई? ओके, तो अब जो मैंने आपको समझाया है उसको लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है? ए बी समांतर है सी डी के, और दिया है कि ए ओ बराबर है ओ डी। ये दोनों दिए हैं, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे जो हमारा प्रोसेस है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, तो मैंने क्या बताया था इसमें कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, डी ओ सी के। और ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद ए ओ बराबर है ओ डी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। फिर इसके बाद है कोण ओ ए बी, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ये बराबर है कोण ओ सी डी के। और ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसीलिए देखो, अब ये है एंगल साइड एंगल, तो इसीलिए एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये समीकरण दिया है और हमने इसके कोई दो हल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 12, और इसके दो हल हमने ज्ञात करने। देखो ये बहुत ही आसान है। ये इसमें हम क्या करेंगे कि देखो, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आ जाएगा कुछ, और फिर y को 0 रखेंगे x कुछ आ जाएगा। एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया, सिंपल है। तो दो तो ऐसे बड़े आराम से निकल जाते हैं। हाँ, जहाँ पे तीन चार सोल्यूशन निकालने की बात होती है तो वहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा और आगे मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत किया, फिर हम क्या करते हैं, देखो हम लिखते हैं कि 3y बराबर 12 माइनस 4x, और y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 4x अपॉन 3। और फिर हम एक एक करके रखते हैं कि पहले x बराबर कुछ रख के देख लो, फिर x बराबर कुछ रख दो, 2 3 कुछ ऐसा रख दो। इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये हम अभी भी कर सकते हैं कि हमने y को x के पदों में लिख दिया है, इसको इधर ले गए और 3 को नीचे ले गए। अब अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? बटे 3, ये 0 होगा, 12/3, और ये आ चुका है 4। तो एक हल तो है x बराबर 0 y बराबर 4, है ना। फिर
x बराबर कुछ और रखो। हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि हम एक पूर्णांक रखें और हमें पूर्णांक मिले, वो सबसे अच्छी बात होती है। तो वो मिल रहा है 3 रखने पर। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो y हो जाएगा 12 माइनस 4 गुणा 3/3, 4 तियाँ 12, 12 में से 12 गया 0 और ये आ गया है 0। तो इसीलिए दो हल क्या क्या होंगे? x बराबर 0, y बराबर 4 एक हल ये है, x बराबर 3, y बराबर 0 दूसरा हल ये है, और ये हमारा आंसर आ गया है। समझे आप? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि अगर हम 1 रख दे तो गलत हो जाता। नहीं, 1 अगर आप रखते तो 4 एकम 4, ये हो जाता 12 में से 4 के 8, और ये 8/3 हो जाता। तो y आ जाता 8/3, x आ जाता 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक हल है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते थे। लेकिन ये अच्छा होता है कि हम एक पूर्णांक रखें, हमें पूर्णांक मिले। अगर हम ऐसा ढूंढ पाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी काम तो वैसे भी चल जाता। और इस तरह से ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आने वाले वीडियो में 4-4 नंबर वाले ये जो क्वेश्चन हैं इन्हें हम करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, जो वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, उसके उसके जो वीडियोज़ हैं, वो जो लिंक हैं, और जो आगे बनाऊंगा वो भी आपको सामने, अपने सामने आप स्क्रीन पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस पर क्लिक करो, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई कष्ट या परेशान होने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है? और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।